ठीक है जी, एक सवाल है कि कहाँ से पढ़ें। देखिए क्या क्या सवाल आते हैं। कहाँ से पढ़ें जी, और क्या सवाल है? हाँ, और बताइए क्या सवाल है। कुछ समझ में नहीं आ रहा, नहीं आपने कहा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा जी। बिल्कुल सही है। और कहाँ से पढ़ें ये भी नहीं समझ में आ रहा है। और चौथी बात, कोटेशन कथन भी नहीं समझ में आ रहा है। लिखे कैसे ये नहीं समझ में आ रहा है। लिखें कैसे ये नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, और क्या? कंटेंट कैसे डेवलप करें, देखिए कितने सारे सवाल। कंटेंट कैसे, सातवां, और बताइए और क्या समस्या है। बताइए बताइए। न्यू स्टूडेंट के लिए, अच्छा। न्यू स्टूडेंट के लिए। और कोई समस्या है? हाँ, और क्या समस्या है? बताइए क्या समस्या है। आप बताइए, पुराने स्टूडेंट और न्यू स्टूडेंट में क्या डिफरेंस है। बताइए। कोई समस्या नहीं है तो? हाँ, और कुछ है समस्या क्या? नहीं है। ठीक है। कहाँ से पढ़ें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, क्यों? हाँ, नहीं। हाँ, क्यों पढ़ें ये तो साफ साफ है। लिखें कैसे, कंटेंट क्या हो, और नए बच्चे जो हैं, नए स्टूडेंट जो हैं वो कैसे। तो आप लोगों ने क्या सोचा था कि 10 दिन में हो जाएगा, कैसे क्या सोचा था? हाँ, कितने दिन में सोचा था? मतलब निबंध के लिए कितना सोचा था, कितना दिन में हो जाएगा, 10 दिन में? क्या 1 महीना में हो जाएगा ये सोचा था, है ना? तो ये अगर सोचा था कि 1 महीना में, चूंकि 300 अंक का है, 300 अंक का है, और जो इसका पाठ्यक्रम है 3 खंड में है। नहीं, कम से कम लोकोक्ति पर 100 प्लस लोकोक्ति पर कुछ चर्चा होनी चाहिए। नहीं, 100 प्लस, और कुछ स्टडी मटेरियल भी चाहिए। और जो क और ख है, इस पे भी कम से कम 50 50। यहाँ भी यानी 3 माह का वक्त चाहिए। पहले भी तो 300 अंक का ऑप्शनल हुआ करता था, तो हम लोग 5 6 महीना देते थे। तो ये कुछ बेसिक समस्या है जिसके कारण समस्या है। लेकिन जो परिस्थितियां हैं उसी में कैसे बेस्ट हो सकता है ना, जो सिचुएशन है उसी में कैसे बेहतर किया जा सकता है, तो उसको हम लोग देखेंगे कि कैसे होगा। आप लोग कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, बताइए क्या क्या पढ़ना चाहते हैं। एक, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं? पर्यावरण पढ़ा, चलिए तो पर्यावरण पढ़ा देते हैं आज। चलिए, पर्यावरण संकट, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, ये अगर टॉपिक हो, इसको देखते हैं। और इसी को देखते हुए फिर आपके प्रश्नों को भी हल करते हैं कि कैसे क्या लिखें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, प्रारंभ कैसे करें, और ये बहुत सारी समस्याएं हैं। इन समस्याओं को भी देखते हैं इस टॉपिक के साथ। पर्यावरण संकट, जलवायु परिवर्तन, और सतत विकास, समावेशी विकास, ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ मिलता जुलता टॉपिक, भूगोल से जुड़ा हुआ, पर्यावरण से जुड़ा हुआ टॉपिक।
अब इसको लिखना है तो हमारे जेहन में, यानी जो इसका प्रारूप बनाना है, तो प्रारूप बनाने के लिए हम कहाँ कहाँ सोच सकते हैं, पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं कि लिखना कैसे आसान हो। और प्रारूप बनाने के बाद फिर हम लोग उसको अच्छा कैसे लिखें। दो प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न है कि प्रारूप इसका बनाया जाए, यानी एक ढांचा जो स्ट्रक्चर है वो बनाया जाए, और स्ट्रक्चर को फिर कैसे और हम बेहतर करें, इस पर चर्चा हो। तो जब प्रारूप की बात होती है तो इसमें दो शब्द हैं। दो शब्द कौन कौन से हैं? एक तो पर्यावरण है और दूसरा शब्द है संकट। इसमें जलवायु है और चेंज है, और इसमें सतत विकास एक साथ है। विकास कैसा हो? सतत हो, सस्टेनेबल हो, सबका हो, समावेशी हो, इंक्लूसिव हो। इन्हीं सब प्रश्नों पर आपका निबंध और ये जो विषय है, तो इसको कैसे समझेंगे। तो सबसे पहले, अगर ये पहला शब्द है पर्यावरण का मामला, कि पर्यावरण क्या है। तो जीएस में आपने पढ़ा है? नहीं, जीएस में तो पढ़ाई है पर्यावरण क्या है। तो बताइए कोई व्यक्ति, बहुत आसान सी बात। एक आदमी बताइए, एक आदमी बताइए कोई भी, एक एक करके बताइए, हाँ बताना। हम्म। ठीक है, हमारे चारों ओर जो भी हो, चाहे जैव हो चाहे अजैव हो, जो भी। और कोई बताइए इसके अलावा, या इसमें कुछ ऐड करना चाहते हो? इसमें कुछ ऐड करना चाहते हो? पढ़ा होगा। अच्छा, कुछ भी नहीं ऐड करना है इसमें? सही है, ठीक है। ये किसने बनाया है? किसने बनाया है? हाँ, कुछ प्रकृति निर्मित। प्रकृति निर्मित है, नहीं। और मानव या समाज निर्मित और रक्षित। रक्षित, इसकी रक्षा कौन करेगा? समाज ही करेगा। नहीं, प्रकृति निर्मित भी है और मानव समाज निर्मित भी है, लेकिन रक्षित कौन करेगा? मानव समाज करेगा। और हमारे चारों ओर जो जैव और अजैव जो एक परिमंडल है, यानी परि प्लस आवरण, है ना, यानी चारों तरफ एक आवरण है, प्रकृति ने बनाया है। कुछ सहयोग समाज का भी है। रक्षा कौन करेगा? समाज। क्यों रक्षा करेगा? अब फायदा हम ही लोग उठाएंगे, बात सही है। क्यों रक्षा करेगा, इसका मतलब यह है कि हमको ये सौगात मिली है सदियों से। सदियों से मिला है, हमको नेचर ने दिया है, जिसके लिए हमने कुछ अदा नहीं किया, कुछ मूल्य नहीं चुकाया। लेकिन हमारी ड्यूटी बनती है कि फिर जो मिला है उसमें थोड़ा ऐड करके और क्या करें, अपने नए जनरेशन को, आने वाले जनरेशन को लौटाएं। ये हमारी ड्यूटी बनती है। यानी आपको जो भी मिला है, ये ड्यूटी बनती है सजग पुत्र और पुत्रियों को, कि उसमें ऐड करके क्या करें, कमिंग जनरेशन को लौटाएं। हमारे पूर्वजों ने थोड़ा कम करके लौटाया है, तभी संकट हुआ है। नहीं, यानी हमने लगातार क्या किया है, जो हमको गिफ्ट मिला था, जो हमको जल मिला था, जो हमको भूमि मिली थी, जो हमको वायु मिला था, जो ध्वनि मिली थी, जो प्रकाश की व्यवस्था थी, जो हमको ओजोन परत मिला था, इसमें हमने कुछ छेड़छाड़ कर दिया है, हमारी पुरानी पीढ़ियों ने, और कुछ हम भी कर रहे हैं। तो इसका खामियाजा कौन भुगतेगा? कुछ हम भी भुगतेंगे चूंकि है ही धरती पर, और फिर आने वाला जनरेशन भी भुगतेगा। इसी बात को हम क्या कहते हैं, पर्यावरण संकट कहते हैं। यानी हमको जो जो मिला है पर्यावरण से, अपनी पेरीफेरी से, अपने वायुमंडल से, हमारी प्रकृति से, हमारे चारों तरफ जो वातावरण है हमारा,
जिससे संपर्क होता है, प्रतिदिन होता है। वायु के बगैर आप कैसे रहेंगे? हमारा प्रतिदिन संपर्क होता है, हमारी बातचीत भी होती है। पेड़ों से आप बातचीत कर सकते हैं। पत्तियों का हिलना एक संगीतमय सृजन भी करता है। सब में एक लय है। प्रकृति पूरी लयात्मक। नदियों को आप देखिए, बहुत प्यार से, बहुत प्रेम से, है ना, देखिए वो आपसे बात करती हुई नजर आएंगी। और कहेंगे कि भाई गंगा को आपने क्यों, गंगा नदी के पास जाइए, थोड़ा बात कीजिए। तो कहेंगे कि भाई हमारा क्या दोष है, जो आपने हमको क्या किया है। कारखानों का जो गंदा जल है, रासायनिक चीजें हैं, वो हम में क्या करते हैं, आप डालते हैं। और वो याद दिलाएंगी कि कभी कृष्ण ने यमुना को गंदा किया था, कालिया नाग। तो कृष्ण ने उनको क्या किया, दंड दिया। आपके बिहार के विद्यापति ने गंगा पर एक कविता लिखी थी 14वीं सदी में। बड़ सुख सार पावल तू तीर। होंगे कई लोग मिथिला के, नहीं? तो गंगा पर ऋग्वेद में भी कहा गया कि माता भूमि पुत्रो अहं पृथिव्या, यानी भूमि हमारी माता है, जननी, और हम उसके क्या हैं, पुत्र हैं। तो हमारी ड्यूटी बनती है, और ड्यूटी नैतिक भी बनती है, और ड्यूटी संवैधानिक भी बनती है। संविधान में भी 51A में लिखा हुआ है। संविधान भी ड्यूटी देता है। भाई 11 ड्यूटी है ना, उसमें से एक ड्यूटी है कि हम पर्यावरण की रक्षा करें। और नैतिक मोरल ड्यूटी भी बनती है। नैतिक इसलिए बनती है क्योंकि हमको वो मिला है। तो हम कैसे नेक्स्ट जनरेशन को कैसे लौटाएंगे। मान लिया कि बिहार में वन कितने हैं, कितना प्रतिशत है? नहीं नहीं, हाँ, 7 से 8% के करीब, है ना। तो हमारी ड्यूटी क्या बनती है? और सरकार भी कह रही है जल जीवन हरियाली की बात कह रही है, नहीं? तो सरकार भी यही चाहती है। और ये भी बात हुआ कि एक पेड़ माँ के नाम भी किया जाए, है ना। ये सारे प्रयास, 5 जून को हम पर्यावरण दिवस भी मनाते हैं। यानी सभी प्रयास राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर केवल सिद्धांत बन के रह जाएंगे तो ये समस्याएं और जटिल होती जाएंगी। यानी पर्यावरण किसे कहते हैं, पहले तो इसका डिफिनीशन जान लिया। किसने बनाया है? प्रकृति निर्मित है, मानव निर्मित। रक्षित कौन करेगा? समाज, हम ही करेंगे, जानवर तो करेंगे नहीं। उनका तो कोई विशेष दोष है नहीं, है दोष? पक्षियों का कोई दोष है क्या? वो तो नहीं कर रहे हैं, वो ही कर रहे हैं। किसी से कोई कहा हो कि भाई आपको महसूस होता हो, नहीं जी, कुछ उनका भी दोष है दोष। मछलियों का कोई दोष है? तुमको लग रहा है कि है? नहीं तो इतना गंभीर चिंतन में हो। यानी दोष हम सभ्य लोगों का ही है, नहीं? और बचपन में आपने पढ़ा था मछली जल की रानी, किसने नहीं पढ़ा था? सबने पढ़ा था, नहीं? और अगली पंक्ति, हाँ, जीवन उसका पानी है। और तीसरी पंक्ति हम बता देते हैं, जल बिन जीवन शून्य बनेगा, ऐसा कहते ज्ञानी है। नहीं पढ़ा था? तो ये नहीं तो जोड़ लेना इसमें। मछली जल की रानी है, जीवन उसका, जल बिन जीवन शून्य बनेगा, ऐसा कहते ज्ञानी। नहीं तो तीसरे क्लास में, तीसरी कक्षा में प्लेट पर कुछ सवाल लिखा गया कि जल बिन जीवन शून्य बनेगा, ऐसा कहते ज्ञानी। लेकिन वो तीसरी क्लास का जो प्रश्न था, आज हम 2024 में 5 जून को जब कहते हैं कि भाई हम पर्यावरण को रक्षित करेंगे, तो क्या वो उत्तर मिल गया है? क्या ओजोन लेयर की समस्या समाप्त हो रही है, या हम थोड़ी उसमें प्रगति की तरफ हैं? क्या वनों का प्रतिशत बढ़ रहा है? हरियाणा बहुत अपने को विकसित राज्य कहता है विकास के पैमाने पर। गुरुग्राम अपनी अलग तरह की कहानी कहता है। जाइएगा तो लगेगा कि रात में ही क्या है, दिन है, नहीं? और वहाँ वन कितना है? 3.5%। बताइए, नहीं?
ये हम सभ्य लोगों की कहानी है। कितना रह गया है? 3.5% रह गया। आप जानते हैं कि हमारा पानी जो हम पीते हैं 97% पीने लायक नहीं है। पीने लायक नहीं है। अब जो 3% बचता है उसमें से 0.6% ही पीने लायक, बाकी बर्फ के रूप में। नॉर्थ पोल और साउथ पोल। हमारे पास पानी कितना है? 0.6%। अब ये भी जो बचा हुआ है वो बिस्लरी में है नहीं। क्या होगा? अगला विश्व युद्ध पानी के लिए ही होगा। होगा। अगला विश्व युद्ध किसके लिए होगा? पानी के लिए ही, जल के लिए ही होगा। एक कवि कहता है कि क्या स्वच्छ जल रह जाएगा सिर्फ नारियल में? स्वच्छ जल अगर पीना हो तो कहाँ क्या पीना पड़ेगा? हाँ, क्या स्वच्छ जल रह जाएगा सिर्फ नारियल में? और बांस की खोल में स्वच्छ हवा? स्वच्छ हवा भी कहाँ मिलेगा? हाँ, हम लोग अपना ऑक्सीजन सिलेंडर लेके चलेंगे, जैसे पेट्रोल मिलता है, स्टेशन बने रहेंगे कुछ दिनों के बाद कि भाई थोड़ी देर रुकिए, सांस लीजिए, ऑक्सीजन लीजिए, फिर थोड़ा आगे बढ़िए। नहीं, वो समय आने वाला है। तो क्या स्वच्छ जल रह जाएगा सिर्फ नारियल में और बांस की खोल में स्वच्छ हवा? क्या एक दिन ऐसा भी होगा कि चिड़ियों को सुबह का पता ही नहीं चलेगा?